नमस्कार दोस्तों। आज राम मंदिर के करोड़ों रुपए के दान से जुड़ी चोरी की जो कहानी अब तक एक ही तरफ चल रही थी, यानी सारा शक ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा पर, वो अब अचानक एक तीखा मोड़ ले चुकी है। और ये मोड़ किसी विरोधी नेता ने नहीं, किसी टीवी बहस ने नहीं, बल्कि खुद पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने एक पत्र से दिया है। इस पत्र में उन्होंने साफ लिख दिया है कि गड़बड़ी सिर्फ ट्रस्ट के अंदर नहीं हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा की भूमिका पर भी उतने ही बड़े सवाल हैं। और जैसे ही ये पत्र सार्वजनिक हुआ है, राजनीतिक गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया के हर कोने तक ऐसा शोर मचा है कि लगता है जैसे किसी ने शांत तालाब में एक साथ 10 पत्थर फेंक दिए। आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, मैं हूं विकी कुमार। अब सबसे पहले वो अपडेट जान लीजिए जो पिछले कुछ दिनों में इस केस को यहां तक लेकर के आया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट ट्रस्ट की बैठक में रखी गई। उसके बाद अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई और उसी एफआईआर के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर दिया गया। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सीधे तौर पर दान गिनने का काम देखते हैं और एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी भी है। नाम भी सुन लीजिए ताकि तस्वीर साफ रहे आप लोगों की। राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। इन सब पर भरोसे के आपराधिक हनन, धोखाधड़ी, चोरी और साजिश की धाराएं लगी है। इसके साथ ही सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका यह हुआ है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है और ट्रस्ट ने वो इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया है, यानी अब दोनों ट्रस्टी नहीं रहे हैं। प्रशासक गोपाल राव को भी हटा दिया गया है और नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बना दी गई है। आरएसएस से जुड़े और शुरुआती एफआईआर दर्ज कराने वाले ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बना दिया गया है। और खजांची गोविंद देवगिरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, तो जवाब आया कि मैं क्यों दूं। ये जवाब सुनकर के देश ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि जिस केस में रकम 5-7 करोड़ से शुरू होकर के मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 200 करोड़ तक पहुंच रही है, वहां इतनी अकड़ थोड़ी अटपटी जरूर लगती है। खैर, अब असली बात यानी कि चंपत राय के उस पत्र पर आते हैं जिसने पूरे मामले की धुरी बदल दी है। चंपत राय ने एसआईटी को साफ लिखा है कि 6 फरवरी 2025 को दान गणना प्रक्रिया के लिए जो एक विशेष दिशा निर्देश पत्र जारी किया गया था, उस पर सिर्फ 2 हस्ताक्षर है, एक अनिल मिश्रा का और दूसरा एसबीआई की अयोध्या शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा का। तीसरा नाम जो सामान्यतः हर बड़े दस्तावेज पर होना चाहिए था, यानी खुद उनका, वो उस दस्तावेज पर कहीं है ही नहीं। चंपत राय का सीधा तर्क है कि अगस्त 2020 से जून 2026 के बीच ट्रस्ट और अलग अलग संस्थाओं के बीच जितने भी अहम समझौते हुए, हर एक पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। तो फिर इस एक दस्तावेज पर क्यों नहीं? अगर वो उस दिन अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो थोड़ा रुक जाना चाहिए था, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये दस्तावेज बिना उनके हस्ताक्षर के आगे बढ़ गया और उन्हें इसकी जानकारी भी 13 जून 2026 को अकाउंट्स ऑफिस के जरिए मिली। यानी उनका दावा है कि जिस पत्र से चढ़ावा गिनने का पूरा तरीका बदला गया, उस पत्र से वो खुद अनजान थे। अब इस एक बात पर पूरी बहस अटकी हुई है, क्योंकि अगर ये सच है तो सवाल सीधा उठता है कि आखिर वो कौन सी जल्दी थी कि महासचिव को छोड़ करके पत्र आगे बढ़ा दिया गया। और अगर वो अनजान थे तो जिन 2 लोगों ने हस्ताक्षर किए, यानी अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा, वो इस पूरी व्यवस्था के लिए सीधे जवाबदेह बनते हैं। यहीं से एसबीआई की एंट्री होती है और अब तक की एक तरफा कहानी में दूसरी लाइन जुड़ जाती है। चंपत राय ने पत्र में यह भी लिखा है कि सितंबर 2024 में एसबीआई और ट्रस्ट के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दान गिनने के हर छोटे बड़े नियम तय किए गए थे, जैसे कर्मचारियों की तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े, बायोमेट्रिक हाजिरी, सीसीटीवी की निगरानी, और सबसे जरूरी बात यह है कि कर्मचारी असल में बैंक के ट्रेंड लोग होंगे, ना कि कोई हाउस कीपिंग स्टाफ। लेकिन उनके मुताबिक फरवरी 2025 में जारी उस विवादित दिशा निर्देश पत्र ने इन नियमों में इतना ढील दे दी है कि रोज की तलाशी को बदल करके रूटीन या रैंडम कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए, जहां हर दिन करोड़ों की गिनती हो रही हो और वहां तलाशी को रैंडम कर देना, मतलब ये कहना कि आज मन हो तो चेक कर लेना, कल छोड़ भी सकते हो। ये वैसा ही हुआ जैसे किसी बैंक की तिजोरी की चाबी उठा करके आप मोहल्ले के चौकीदार को थमा दो और कह दो
दो कि भैया अब कभी कभी देख लेना। ये ढील का असर भी उतना ही बड़ा दिखा जितना अंदाजा लगाया जा सकता था। एसआईटी रिपोर्ट में ये पूरा खेल सिलसिलेवार तरीके से सामने आया है। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियां जेब में, मोजे में, अंतर वस्त्रों में और सुनकर आप हिल जाएंगे, बगल में लगे शौचालय तक में छिपाए हुए दिखे हैं। यानी दान का पैसा जिस श्रद्धा से डाला गया था वो श्रद्धा किसी ने अपने मोजे के अंदर उतार दी। ये पढ़ते हुए एक बार तो हंसी भी आती है और अगले पल गुस्सा भी, क्योंकि करोड़ों भक्तों की भावना का ये क्या हश्र किया गया है। रिपोर्ट ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी में जो ब्लाइंड स्पॉट थे उनका जमकर के इस्तेमाल हुआ है। दान पात्र और डुंडी की गिनती एक साथ मिला दी गई है ताकि हिसाब पकड़ में ना आए। कर्मचारियों का सामान ठीक से जांचा नहीं गया है और जो सबसे बड़ी बात है, महीनों की सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर डिलीट कर दी गई है। अब भाई अगर सब कुछ पारदर्शी था तो वो फुटेज कौन सा मन खट्टा करती थी जो हटानी पड़ी। ये सवाल सिस्टम को अंदर तक हिला रहा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2022 से 2026 के बीच के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में ये सब खामियां बार बार गिनाई गई थी। ये भी कहा गया था कि सीसीटीवी का बैकअप लंबे समय के लिए रखा जाए, लेकिन इन चेतावनियों पर वैसे ही ध्यान दिया गया जैसे हम अपने फ़ोन के लो बैटरी अलर्ट पर देते हैं, यानी बिल्कुल नहीं। अब वापस आते हैं उस मुख्य सवाल पर जो चंपत राय के पत्र से खड़ा हुआ है। वो साफ कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एसबीआई भी बराबर की भागीदारी है, क्योंकि जो दिशा निर्देश पत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल को कमज़ोर करता है उस पर उनकी अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं। और जब बैंक का अधिकारी दस्तखत कर रहा है तो ये मान लेना कि बैंक को कुछ पता नहीं था, थोड़ा भोलेपन की बात होगी। जिस देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक शाखा राम मंदिर जैसे संवेदनशील स्थान पर बैठी हो, वहां ब्रांच मैनेजर के हर हस्ताक्षर की एक जवाबदेही होती है। इसीलिए अब जांच एजेंसियों के सामने काम बड़ा है। उन्हें यह तय करना है कि तलाशी न कराने की चूक व्यक्तिगत लापरवाही थी या जानबूझकर बनाई गई एक व्यवस्था। कर्मचारी हाउसकीपिंग वाले क्यों रखे गए हैं और बैंक ने अपनी ओर से इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर बैंक और ट्रस्ट में से किसकी जिम्मेदारी बनती थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आंतरिक ऑडिट लगातार खतरे की घंटी बजा रहा था तब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सवाल बहुत बड़े हैं, जटिल हैं और इनके जवाब जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन आम भक्त इतना ज़रूर पूछ रहा है कि उसकी 10, 20, 50 हज़ार रुपए की श्रद्धा जब वो हुंडी में डालता है तो उसे ये भरोसा होता है कि पैसा राम काज में लगेगा। अगर वो पैसा किसी के मोजे में जा रहा है तो श्रद्धा का ये सबसे बड़ा अपमान है। चंपत राय ने अपनी सफाई में भक्तों के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 जून 2026 से उन पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं और वो अब तक चुप रहे हैं, क्योंकि 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट रखी गई थी। ये रिपोर्ट टॉप सीक्रेट के तौर पर पेश हुई थी लेकिन बाहर आ गई। अब वो अंतिम रिपोर्ट के बाद बिंदुवार जवाब देंगे। वो 1991 से अयोध्या में हैं, 45 साल से प्रचारक हैं और उनका जीवन एक खुली किताब जैसा रहा है। ये उनका पक्ष है। विरोधी पक्ष भी उतना ही तीखा है। समाजवादी पार्टी के तेज नारायण, पवन पांडे और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पूरी एफआईआर सारे सबूत मिटाने के बाद दर्ज की गई और ये पहले ही तय हो चुका है कि किन बड़े नामों को बचाना है और किन छोटे नामों को फंसाना है। ये आरोप कितना सच है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात लगभग सर्वसम्मति से चल रही है कि गिरफ्तारियां सिर्फ काउंटिंग स्टाफ की हुई है, यानी वो पत्ते जो दिखते हैं वो पकड़े गए हैं। जो जड़ें दिखाई नहीं देती उन पर जांच पहुंची या नहीं, ये बड़ी परीक्षा है। इसमें एक और मसालेदार तड़का ये लगा कि बताया जा रहा है कि प्रमुख आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी थी। अब चढ़ावा गिनने वाले किसी सामान्य कर्मचारी के पास इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आ जाती है। ये सवाल पूछने के लिए किसी सीबीआई अधिकारी की जरूरत नहीं है, मोहल्ले का चाय वाला भी ये सवाल पूछ सकता है। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और यही वो टाइमिंग है जो इस पूरे मामले को और गर्म बना रही है। विपक्ष लगातार सड़क से लेकर के विधानसभा तक इस मुद्दे को उठा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जांच में जो निकलेगा वो सामने आएगा। ट्रस्ट कह रहा है कि सारे 2926 चढ़ावे रजिस्टर में दर्ज हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इन तीनों में से किसी की बात सच है ये एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ही तय करेगी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तब तक हर दिन कोई ना कोई नया मोड़ आना तय है, क्योंकि ट्रस्ट के 2 बड़े नाम पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रशासक हटाए जा चुके
चुके हैं, 8 लोग जेल में हैं, बैंक अधिकारी की भूमिका पर पत्र आ चुका है और आगे भी दस्तावेज खुलते जाएंगे। इस पूरे प्रकरण की जो सबसे संवेदनशील बात है वो ये है कि ये किसी सरकारी बजट का घोटाला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा पैसा है। कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी का हिस्सा डालता है, कोई किसान अपनी फसल का पहला मुनाफा डालता है, कोई विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी बचा करके डालता है। इसीलिए इस पर भरोसा टूटना सिर्फ एक वित्तीय झटका नहीं है, ये एक भावनात्मक चोट है जिसकी भरपाई सिर्फ कड़ी कार्रवाई से हो सकती है। और कड़ी कार्रवाई का मतलब सिर्फ काउंटिंग स्टाफ तक रुकना नहीं है। कड़ी कार्रवाई का मतलब है कि हर वो नाम जो इस चूक की चेन में कहीं भी था वो सामने आए, चाहे वो ट्रस्ट के अंदर हो, चाहे बैंक के अंदर हो, चाहे प्रशासन के अंदर हो। इसीलिए सीबीआई पर उठे सवाल कोई हल्के सवाल नहीं है। बैंक को भी एक आधिकारिक स्पष्टीकरण देना ही होगा, गोविंद मिश्रा से जुड़ी उनकी जांच का नतीजा जनता के सामने लाना ही होगा और यह भी बताना होगा कि सितंबर 2024 वाले एमओयू से फरवरी 2025 वाले दिशा निर्देश पत्र तक जो व्यवस्था पलटी गई, उनकी अंदरूनी मंजूरी किस स्तर पर हुई। चंपत राय ने अपनी ओर से गेंद पाले में डाल दी है, अब देखना यह है कि बैंक इसे रोकता है, लौटाता है या पूरे मैदान में उछलने देता है। इस बीच एक बात और ध्यान देने की है, जब कोई बड़ा केस ऐसा सामने आता है तो सोशल मीडिया पर 3 तरह के लोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। पहले वो जो सारे आरोपी को 2 मिनट में फांसी की सजा सुना देते हैं, दूसरे वो जो हर आरोपी को साजिश बता करके पूरी कहानी को ही खारिज कर देते हैं और तीसरे वो जो बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हुए हर घंटे नई थ्योरी चलाते हैं। इन तीनों से थोड़ी दूरी बना करके तथ्यों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह मामला श्रद्धा, संस्था और सिस्टम तीनों की परीक्षा है। जल्दीबाजी में कोई राय बनाना उतना ही खतरनाक है जितना बिना जांच के किसी को बरी कर देना। अब आगे क्या होगा, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। वो रिपोर्ट अगर 8 नामों से आगे बढ़कर के बड़े लोगों तक पहुंचती है तो ये केस देश के लिए एक मिसाल बन सकता है कि कोई भी संस्था चाहे कितनी बड़ी हो, जवाबदेही से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्ट सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रह गई तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा और अगली बार जब कोई भक्त हुंडी में पैसा डालेगा तो एक पल के लिए ज़रूर सोचेगा कि ये पैसा असल में जाएगा कहाँ। यही चंपत राय के पत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि उसने बहस को अनिल मिश्रा से हटा करके पूरी व्यवस्था पर ला दिया है, चाहे वो जानबूझ करके हो या मजबूरी में हो। नतीजा एक ही है, अब सिर्फ एक व्यक्ति पर तीर नहीं छूट सकते, अब पूरे ढांचे को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। अब बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच में सिर्फ काउंटिंग स्टाफ तक ही रोका जाएगा या बैंक और ट्रस्ट के बड़े नाम भी घेरे में आएंगे? क्या चंपत राय का पक्ष आपको भरोसे लायक लगता है? क्या एसबीआई से आधिकारिक जवाब की मांग जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये मामला जितना बड़ा है उसमें आपकी आवाज़ भी उतनी ही मायने रखती है। फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को फॉलो कर लीजिए ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर छोटी हलचल, हर नया खुलासा आप तक सबसे पहले पहुंचे।